आज हम लोग कैरोल गिलिगन का थ्योरी पढ़ेंगे। कैरोल गिलिगन कोलबर्ग के स्टूडेंट थी और उन्होंने कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करते हुए अपना सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि कोलबर्ग ने केवल मेल के बारे में लिखा है, उन्होंने फीमेल के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसलिए गिलिगन ने अपने सिद्धांत को दिया। गिलिगन का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में 28 नवंबर 1936 को हुआ था। 28 नवंबर 1936 न्यूयॉर्क में हुआ था और उन्होंने लिटरेचर की पढ़ाई स्वैटमोर कॉलेज से किया था और एक अंडर ग्रेजुएशन में उन्होंने लिटरेचर पढ़ा और उसके बाद रेडिक्लिफ से ग्रेजुएट हुई 1960 में। और किस सब्जेक्ट में? साइकोलॉजी में। मास्टर डिग्री उनकी साइकोलॉजी में थी जो कि रेडक्लिफ से थी और अंडर ग्रेजुएशन में उन्होंने लिटरेचर का अध्ययन किया। गिलिगन एक रिसर्च असिस्टेंट थी कोलबर्ग के अंडर में उन्होंने रिसर्च किया। कोलबर्ग जिनकी थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हम सब ने पढ़ा है और ये बहुत फेमस है। उन्होंने गिलिगन ने विमेन और लड़कियों के मोरल डिलेमा, दुविधाओं, नैतिक दुविधाओं और युवा लड़कियों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया, इसलिए उनका सिद्धांत मूलतः जो है वो महिलाओं के लिए है। उन्होंने कोलबर्ग से अलग जाकर महिलाओं के मोरल डेवलपमेंट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गिलिगन proposed there's an important theory of moral development for women. उन्होंने महिलाओं के लिए मोरल डेवलपमेंट सिद्धांत का विकास किया क्योंकि अधिकांश जो भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने विमेन के बारे में अलग से डिस्कस नहीं किया था। गिलिगन के सिद्धांत को कोलबर्ग के सिद्धांत से एक स्टेज ऊपर माना जाता है, इसे एक एडवांसमेंट माना जाता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोलबर्ग की थ्योरी केवल प्रिविलेज्ड विशेषाधिकार प्राप्त पुरुषों और लड़कों के लिए थे, गोरे पुरुषों जो कि उस समय विशेषाधिकार से प्रिविलेज क्लास माने जाते थे। ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत भेदभाव था, इसलिए वो व्हाइट मेन एंड बॉयज के बारे में और उनके मोरल थिंकिंग के बारे में कोलबर्ग ने डिस्कस किया। ये थ्योरी दोनों गिलिगन की थ्योरी ने मेल और फीमेल दोनों की सोच की क्षमताओं को अध्ययन किया, कंपैरेटिव अध्ययन करके उसको लोकप्रिय बनाया। ये गिलिगन की जो सिद्धांत है ये इसे कोलबर्ग के सिद्धांत से ऊपर एक एडवांसमेंट माना जाता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जेंडर डिफरेंस की साइकोलॉजी में ये ऑब्जर्व किया गया कि गिलिगन का जो सिद्धांत है वो जेंडर डिफरेंस की साइकोलॉजी में अग्रणी है, लीड कर रहा है और ये एक पायनियर के रूप में एक अलग तरह से सोच को विकसित किया। उन्होंने कहा कि जेंडर्स थिंक डिफरेंटली। उनका मानना था कि मेल और फीमेल दोनों अलग तरह से सोचते हैं। मॉरल प्रॉब्लम्स जो उनके सामने आता है उसमें पुरुषों और महिलाओं की सोच अलग अलग होती है। गिलिगन का तर्क था कि ये जो भी अंतर है, सोच में जो अंतर है पुरुषों और महिलाओं में, वो सोशल इन्फ्लुएंस का प्रभाव है। समाज में जो महिलाओं की स्थिति है और जो पुरुषों की स्थिति है उसका प्रभाव उनके मोरल डेवलपमेंट पर पड़ता है। उनके जो जेंडर की कंडीशनिंग होती है, मतलब कंडीशनिंग का मतलब है जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरह से उनका रख रखाव होता है, वो उनके मोरल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो विमेन्स का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो पुरुषों की तुलना में हमेशा अंडर वैल्यू, कम तर आंका गया है। हमेशा महिलाओं को उनके सोच को कम आंका गया था, इसलिए गिलिगन ने महिलाओं की तरफ से इस सिद्धांत को बढ़ाया, आगे बढ़ावा दिया। मोरल डेवलपमेंट क्या है? मोरल डेवलपमेंट एक तरीका है, यह एक ऐसा वे है जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को चलाने के लिए व्यवहार इस तरह से करता है ताकि वह सोचे कि क्या चीज समाज के लिए एथिकल है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य है और सही और गलत में क्या अंतर है, सो दैट कि वो अपना बिहेवियर उस हिसाब से करें।
अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार को सही अथवा गलत, स्वीकार्य, सामाजिक रूप से स्वीकार्य या अस्वीकार्य या नैतिक है कि नहीं, इसको चलाएं, ये डिसाइड करने में मोरल डेवलपमेंट मदद करता है। तो गिलिगन की थ्योरी जो है मोरल डेवलपमेंट की, वो बताता है कि किस तरह से एक महिला की मॉरलिटी जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप को केयर करने में किस तरह से वो प्रभावित होती है, किस तरह से वो किसी व्यक्तिगत संबंध, आपसी संबंधों को कैरी करने में उसकी नैतिकता किस तरह से प्रभावित होती है। कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की, क्योंकि यह पुरुषों के पक्ष में था, यह पक्षपाती था, पुरुषों का पक्ष लेता था, वो केवल मेन के बारे में सोचता था। तो कैरल का कहना था कि ये थ्योरी केवल मेन को अध्ययन करके लिया गया है और महिलाओं के सोचने का तरीका या उनके व्यवहार के तरीका को कंसीडर नहीं किया गया है, ध्यान में नहीं रखा गया है। गिलिगन आगे कहती हैं कि कोलबर्ग की थ्योरी ने यह साबित किया कि विमेन आर ऑफन मोर अंडरवैल्यूड देन मैन। कोलबर्ग की थ्योरी से महिलाओं की स्थिति का पता चलता है कि उन्हें पुरुषों से कमतर आंका जाता है। गिलिगन का जो कार्य था या जो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट पर काम किया, उनका मानना था कि किस तरह से महिलाओं की नैतिकता संबंधों से प्रभावित होती है और कैसे कोई भी महिला अपना नैतिक व्यवहार का आधार बनाती हैं और कैसे उनके व्यवहार, कैसे संबंध उनके मोरल डिसीजंस या उनके निर्णयों को प्रभावित करती हैं, या उनके निर्णय दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, उनको भी कैसे प्रभावित करते हैं, महिलाओं को आपसी संबंध उनके नैतिकता को किस तरह से प्रभावित करती हैं और उनके जो संबंध है वो दूसरों को भी कैसे प्रभावित करते हैं। कैरल का मानना था कि विमेन जो है वो मोरलिटी का जो डेवलपमेंट होता है महिलाओं में, वो कई चरणों में होता है, एक बार में नहीं होता, स्टेजेस में होता है। वो स्टेजेस जो है वो कोलबर्ग के मोरल स्टेजेस से मिलता जुलता है, उन्हीं चरणों का पालन करता है। जैसे कोलबर्ग के स्टेजेस थे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो कैरल का भी मोरल डेवलपमेंट का जो स्टेजेस महिलाओं के लिए, वो भी इन चरणों का पालन करता है, लेकिन यह महिलाओं पर किए गए रिसर्च पर आधारित है। तो उन्होंने जो रिसर्च किया, उन्होंने रिसर्च करने के बाद यह पाया कि कोलबर्ग की थ्योरी जो है वो जेंडर डिफरेंस को ज़्यादा ध्यान देता है, और उन्होंने कहा कि जेंडर डिफरेंस पर ध्यान देने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि केयरिंग पर्सपेक्टिव को भी देखा कि महिलाओं का जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, वो केयरिंग होता है। तो केयरिंग पर्सपेक्टिव मतलब फीलिंग के साथ वो काम करते हैं। तो ये जो है कि व्हेन डिसाइडिंग हाउ देयर, तो वो केयरिंग नेचर जो महिलाओं का होता है वो उनका व्यवहार को निर्धारित करता है, उनके निर्णय को प्रभावित करता है, क्योंकि उनमें केयर करने की जो आदत होती है, उनका जो नेचर होता है। तो गिलिगन के स्टेजेस को हम मोरल डेवलपमेंट को देखेंगे, वो सारे स्टेजेस कोलबर्ग की तरह सिमिलर हैं। गिलिगन ने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा? एथिक्स ऑफ केयर। एथिक्स ऑफ केयर का नाम दिया, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये 3 स्टेजेस में होता है। 3 स्टेजेस में प्री कन्वेंशनल, 3 स्टेजेस का पहला स्टेज हुआ प्री कन्वेंशनल, दूसरा हुआ कन्वेंशनल एंड तीसरा हो गया पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि कोलबर्ग के स्टेजेस से मिलता जुलता है। अब प्री कन्वेंशनल स्टेज में गिलिगन का क्या मानना है? उनका कहना है कि केवल विमेन जो है वो जो उसकी
सेल्फ परसेप्शन है, जो अपने बारे में जो धारणा है और जो पारस्परिक तर्क है, वो हर स्टेजेस में उसे बढ़ाते हैं। मतलब इनका विकास एक साथ नहीं होता, स्टेज बाय स्टेज होता है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में एक महिला क्या होती है, जो इस पर खुद पर केंद्रित होती है। प्री कन्वेंशन पूर्व पारंपरिक स्टेज में महिला का फोकस अपने आप के ऊपर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो केवल अपने नीड्स और अपने इंटरेस्ट, मतलब अपने स्वार्थ और अपनी जरूरत को महत्व देती है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में महिला क्या करती है, सेल्फ इंटरेस्ट और अपने नीड्स पर ध्यान देती है, एंड हर नीड्स, ठीक है। यहाँ पर वो स्व केंद्रित हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है। ये छोटा सा टॉपिक है। कन्वेंशनल स्टेज में महिला क्या करती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों के प्रति समझना शुरू करती है। फर्स्ट स्टेज में तो वो सेल्फ सेंटर्ड होती है, अपने नीड्स को देखती है, और दूसरे स्टेज में जब आती है, कन्वेंशनल परंपरागत चरण में आती है, तो वो अपनी दूसरों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स पर ध्यान देना शुरू करती है, विचार करना शुरू करती है। इसका मतलब है कि महिला इस स्टेज में जाकर निस्वार्थ हो जाती है, निस्वार्थ अनुभव करती है, मतलब सेल्फलेस होती है, सेल्फलेसनेस आता है, और एंड इज ओरिएंटिंग हरसेल्फ टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। तो पहला स्टेज में तो वो सेल्फ सेंटर्ड रही और अपने नीड्स को देखी, दूसरे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरों के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर ध्यान देना शुरू करती है। तो इसका देख रहे जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ रहा है, उसका जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज वुमेन फुली अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन हरसेल्फ एंड अदर्स। अब यहाँ पर आकर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में महिला क्या करती है कि अब उसको ये समझ में आता है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, वो दूसरे पर निर्भर है और दूसरे उस पर निर्भर है। तो एक अपने और दूसरों के बीच जो संबंध है, इंटरडिपेंडेंस या अन्योन्याश्रय संबंध है, उसको वो समझ जाती है, उससे अंडरस्टैंड करती है। और ये जो स्टेज होता है, ये हाईएस्ट स्टेज ऑफ विमेन होता है। इसमें क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस को वो समझती है, एक परस्पर निर्भरता को समझती है। तो ये हाईएस्ट स्टेज होता है जो विमेन पहुंच सकती है, ये हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचती है। और ये यहाँ पर एक महिला डिसीजन लेती है, किस लेवल पर लेती है डिसीजन, सार्वभौमिक यूनिवर्सल लेवल पर डिसीजन लेती है, और वो अब समझती है या सीखती है कि किस तरह से उसे अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेनी है, उसको अपने एक्शंस की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और दूसरे का केयर भी करना है। तो पहला स्टेज में क्या हुआ कि वो सेल्फ सेंटर्ड होती है, अपनी नीड्स को देखती है, जिसे हम प्री कन्वेंशनल या पूर्व पारंपरिक चरण कहते हैं। दूसरा कन्वेंशनल, जिसे परंपरागत चरण कहते हैं। यहाँ पर वो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना शुरू करती है और उस दूसरे के प्रति उसकी भावनाएं उन्मुख होने लगती हैं। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस स्टेज में विमेन जो है वो एक दूसरे से परस्पर संबंध को समझती है, इंटरडिपेंडेंस को समझती है, और उसके बाद ये जो स्टेज होता है, ये हाईएस्ट स्टेज होता है, जहाँ पर महिला डिसीजन लेती है सार्वभौम यूनिवर्सल लेवल पर, बहुत वो सबके लिए सोचती है और वो पूरी जिम्मेदारी लेती है अपने एक्शंस का, अपने क्रियाकलापों का, और दूसरे का केयर करना भी चुनती है। तो यहाँ पर उसकी समझदारी और बढ़ती है, नैतिकता का विकास होता है। कैरल गिलिगन का कहना है कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है, जिसमें वो यूनिवर्सल लेवल पर सबके लिए सोचती है, तो ये जो मॉरल थिंकिंग का लेवल है, वो दो टाइप की थिंकिंग से प्रभावित होती है। गिलिगन का थ्योरी का कहना है कि जब वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आती है, तो उस समय दो थ्योरी काम करता है, एक मेल के लिए और एक
फीमेल के लिए केयर। तो गिलिगन का मानना है कि दो थ्योरी में, एक होता है केयर बेस्ड मोरलिटी, दो तरह के सिद्धांत काम करते हैं या दो तरह के आइडियाज काम करते हैं। तो ये वीमेन में काम करता है। केयर, वो केयरिंग होती है, और जस्टिस बेस्ड मोरलिटी जो होता है, न्याय पर आधारित मोरलिटी, ये पुरुषों में पाया जाता है। तो उन्होंने केयर पे आधारित कहा, तो ये महिलाओं में, और न्याय आधारित नैतिकता जो है वो पुरुषों में पाई जाती है। तो दो आइडियाज पर उन्होंने मोरलिटी को डिस्कस किया, एक केयर बेस्ड, एक जस्टिस। अब देखते हैं केयर बेस्ड मोरलिटी क्या होता है। केयर बेस्ड मोरलिटी जो है वो एक तरह की सोच है जो कि महिलाओं में पाई जाती है, और इसमें यह निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होती है। पहला है, मोर एम्फेसिस इज गिवन टू इंटरकनेक्टेडनेस, कनेक्टेड रिलेशनशिप एंड यूनिवर्सलिटी। यहाँ पर क्या है कि आपसी संबंध और सार्वभौमिकता, मतलब सबके लिए सोचना, सबके लिए केयर करना, इस पर आधारित होता है। ये नैतिकता जो है, ये मोरलिटी जो है देखभाल वाली, ये आपसी संबंध और पूरे सार्वभौमिकता, मतलब सब लोगों के प्रति केयर को दर्शाता है। एक्टिंग जस्टली इज फोकस टू अवॉइड वायलेंस, हिंसा को रोकने के लिए सब काम सही रूप से करना आधार इस मोरलिटी में पाया जाता है। इस टाइप की मोरलिटी वाली जो महिलाएं होती हैं वो दूसरों को मदद करने में तत्पर होती हैं, रुचि रखती हैं। ये लड़कियों में बहुत पाया जाता है क्योंकि वो अपनी माँ से जुड़ी होती हैं, तो वो माँ को मदद करती हैं। क्योंकि गर्ल्स माँ अपनी मदर से कनेक्टेड होती हैं, तो वो और किसी इश्यूज से, या फेयरनेस सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं, इन मुद्दों से वो परे होती हैं। उसकी चिंता उनको कम होती है कि वो निष्पक्ष हैं कि नहीं। ये दूसरा है जस्टिस बेस्ड मॉरलिटी, ये पुरुषों में पाया जाता है। तो ये थिंकिंग मेन में पाया जाता है। कैरल गिलिगन का मानना था कि केयर बेस्ड महिलाओं में, और जस्टिस न्याय पर आधारित जो मॉरलिटी होती है पुरुषों में पाया जाता है। उनका मानना था गिलिगन का कि मेन जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो दुनिया को ऑटोनोमस इंडिविजुअल, मतलब इंडिपेंडेंट, स्वायत्त व्यक्तियों से बने हुए मानते हैं, और जो एक दूसरे से बात करते हैं। वो एक्टिंग जस्टली जो है, यहाँ पर क्या है कि असमानता को दूर करने के लिए वो न्याय संगत कार्य करते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं, जस्टली की हिंसा को रोकने के लिए वो जस्टली एक्टिंग करती हैं, यहाँ पर असमानता से बचने के लिए। यहाँ व्यक्ति जो है, जो इस मॉरलिटी के साथ काम करते हैं, वो अपने व्यक्तित्व की रक्षा के रखने में रुचि रखते हैं। वो मतलब सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। थॉट टू बी मोर कॉमन अमंग बॉयज, यहाँ यह थॉट बच्चों में, लड़कों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो नीड होती है वो नीड होती है कि वो खुद को अपने मदर से अंतर करते हैं। मतलब महिला पुरुष का अंतर, जो माँ से खुद को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग सोचते हैं। और क्योंकि वो अपने मदर से सेपरेटेड होते हैं, लड़कियां जुड़ी होती हैं, ये सेपरेटेड होते हैं। बॉयज तो दे बिकम मोर कंसर्न, तो इसलिए उन्हें इनइक्वालिटी की चिंता ज़्यादा होती है। इसलिए ये जस्टिस बेस्ड मॉरलिटी पुरुषों में पाई जाती है। तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो बताता है कि दे थिंक फॉर गुड ऑफ वन सेल्फ, तो वो अपने लिए सोचते हैं। तो इसको उन्होंने एक उदाहरण से समझाया कि अपनी भलाई को सोचते, सिर्फ अपने लिए सोचने के लिए, तो मोल रेट जो चूहा या शाही एक जानवर होता है जिसमें बहुत रुएं होते हैं, तो वो शाही या मोल रेट चूहा, जिसे छोटा चूहा कहते हैं, वो या तो मोल रेट या शाही, दूसरे को जगह छोड़नी होगी। मतलब यहाँ सेल्फ सेंटर्ड है, तो एक जगह पर दोनों नहीं रह सकते, या तो मोल रेट रहेगा या तो शाही, एक को जगह छोड़नी होगी। और कन्वेंशनल लेवल में, प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, सेल्फ के लिए खाली सोचना है। तो ये उदाहरण दिया गया कि अगर मोल रेट और शाही दोनों जंतु एक जगह हैं, तो एक को जगह छोड़नी होगी, क्योंकि स्वयं की भलाई की सोचने के लिए एक जगह में एक ही चीज रह सकता है। चाहे मोल रेट, एक ही जंतु रहेगा, या तो मोल रेट या शाही, एक को जगह छोड़नी होगी। कन्वेंशनल लेवल जो होता है, सेकंड लेवल
ऑफ थिंकिंग, जो कि ट्रांजिशन लाता है कि सेल्फ से अब हम दूसरे के लिए सोचना शुरू किया। यहाँ ट्रांजिशन क्या हो गया, फर्स्ट लेवल में हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे थे, ठीक है, फर्स्ट लेवल में सेल्फ, अब सेकेंड लेवल में ट्रांजिशन हो गया, या ट्रांजिशन क्या हो गया, दूसरे के लिए हम सोच रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि दूसरे की अच्छाई के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस क्या मांगता है, यहाँ सैक्रिफाइस, यहाँ हम त्याग करने के लिए तैयार होंगे। तो अब क्या है कि यहाँ त्याग कौन करेगा, या तो मोल रेड करेगा या प्रोक्यूपाइन, दोनों में से किसी एक को सैक्रिफाइस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर सैक्रिफाइस करने की बात नहीं, यहाँ या तो एक रहेगा या दोनों में से कोई, यहाँ पर एक को सैक्रिफाइस करना होगा दूसरे के लिए। तो इसके बाद ये तीसरा स्टेज को लीड करता है, जिसमें कि क्या है कि केवल मोल या अब तीसरी, फिर यह एक ऐसी अवस्था में होता है कि जहाँ पर बरो जहां जो एक जगह है रहने का दोनों में से, तो उस बरो में दोनों नहीं रह सकते, तो किसी एक को ही रहना हो, कोई एक ही रह सकता है। तो ये कैरोल गिलिगन ने इस तरह से ये समझाने की कोशिश की है। So that's all about Carol Gilligan's theory. Thank you.